Alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent or the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. Today, we are going to talk about one of the most important topic in the history of English literature, and that is the Renaissance period. ये पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर स्पेशली वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर एक नुमाया मकाम रखता है। इससे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया जो कि 1100 एडी तक जारी रहा। 1100 एडी से के बाद हमने मिडल इंग्लिश पीरियड को डिस्कस किया जो कि 1100 एडी से लेकर 1500 एडी तक जारी रहा। अब यहाँ पर 1500 के अंदर जो मिडल इंग्लिश पीरियड है यानी कि जो एज ऑफ चौसर है वो ख़त्म हो गई है और वो बिल्कुल एंड हो गया है। अब एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और उस दौर को हम रेनेसांस पीरियड के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं और एलिजाबेथन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये वो दौर है जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, स्पेशली वर्ड के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं जो कि रेनेसांस एज में शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। इसकी ड्यूरेशन है 1500 से लेकर 1600 एडी तक। ठीक है, तो ये एक सेंचुरी की 1 सेंचुरी की ड्यूरेशन थी और एक सेंचुरी ने भी एक सेंचुरी ने पूरे वर्ल्ड लिटरेचर को तब्दील करके रख दिया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, रीअवेकनिंग एंड रिवाइवल ऑफ लर्निंग। Renaissance period in English history is also called Elizabethan age and Shakespearean age. It was start from 1500 to 1600 AD. The Middle Age in Europe were followed by Renaissance from about 1500 to 16. The world was reborn in many times. Renaissance was a literary movement that started from Italy and spread all over the Europe. When Turks attacked on Constantinople in 1453, the Greek scholars who were residing there spread all over Europe and brought with them invaluable Greek manuscript। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट MCQs बताया गया है कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बताया गया है कि ये कब मर्ज़ वजूद में आया था। तो ये 1453 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फतह हुआ था। और यहाँ पर कहता है कि जब 1453 के अंदर तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया था, अटैक किया था, तो उस वक्त क्या था कि जो ग्रीक स्कॉलर थे वो पहले वहाँ पर क़याम पज़ीर थे और पूरे यूरोप के अंदर स्पेशली पूरे यूरोप के अंदर वो अपना जो एजुकेशन है उसको स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। The discovery of these classical models resulted in the revival of learning in the 14th and 15th century. The essence of this movement was that man discovered himself and the universe. तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि इस दौर के अंदर इंसान ने अपने आप को डिस्कवर किया है। ठीक है, यानी कि इंसान को पता चला है कि वो क्या चीज़ है। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एट दैट टाइम ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपन हिज आई। यानी कि वो इंसान जिसने काफ़ी अरसे से अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो अंधा हो चुका था, तो इस दौर के अंदर उसने अचानक अपनी आंखें खोली है और उसको पता चला है कि वो किस दौर के अंदर रह रहा है। Open his eye and seen the flood of Greek literature which the new art of printing carried swiftly to the every school in Europe revealed a new world of poetry and philosophy। तो ग्रीक लिटरेचर का एक फ्लड आया था
ठीक है, जिसने तेज़ी से स्पेशली पोइट्री और फ़िलासफ़ी को पूरे यूरोप के अंदर पैन आउट किया था। तो अब देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका कुछ इस तरह है कि द रेनेसां पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 एलिजाबेथन एज, ये स्टार्ट होती है 1558 से 1603, यानी कि ये रूलिंग डेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद जकोबियन एज है, ये 1603 से लेकर 1625 तक ये जारी रहती है। उसके बाद जकोबियन एज से इसके बाद रिस्टोरेशन एज है, यह 1625 से लेकर 1649 तक जारी रही। उसके बाद रिस्टोरेशन एज के बाद प्यूरिटन एज, ये 1649 से लेकर 1660 तक जारी रही थी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसका कुछ इस तरह है कि रेनेसां पीरियड वाज अ स्टार्ट फ्रॉम हेनरी 8th, द फादर ऑफ एलिजाबेथन। आफ्टर हेनरी 8th, जेम्स 1 बिकम अ किंग ऑफ, ये कब बना था किंग? 1604 के अंदर। एंड हिज एज कॉल्ड जकोबियन एज। ही गैदर्ड 47 स्कॉलर एंड रोट डाउन अ बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बाइबल। उसके बाद हम इस एज की करैक्टरिस्टिक को देखते हैं। द चीफ करैक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसां वाज इट्स एम्फेसाइजेस ऑन ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहते हैं द स्टडी ऑफ मैन को, ठीक है, यानी कि इंसानियत पर तवज्जो देना, इंसान को इंसान समझना, इसे ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये एक थ्योरी थी which means man concerned with himself as object of contemplation. In this age the subject of study is humanism instead of God. तो लोगों ने जो इस दौर के अंदर लोगों ने जो ग्रैंड नैरेटिव थे, यानी कि गॉड से, किंग से, क्वीन से, यानी कि इस दौर से पहले लोग क्या करते थे, वो ज़्यादातर अपने जो रिलीजियस मॉडल से उनके बारे में लिखते थे। उसके अलावा किंग के बारे में, क्वीन के बारे में लिखते थे। तो इस दौर के अंदर क्या हुआ, आप देखेंगे, यानी कि हमने एंग्लो सेक्शन जो है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उस दौर के अंदर हमने देखा है जो भी राइटर थे, जो भी फिलोसफर थे, प्ले राइट थे, वो क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा किंग के बारे में लिखते थे, क्वीन के बारे में लिखते थे, या फिर वो जो उनके रिलीजियस पर्सनैलिटी थे उनके बारे में लिखते थे। तो उसके बाद जो यानी नॉर्मन पीरियड आया, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई, और यहाँ आकर रेनेसां एज के अंदर, यानी कि नॉर्मन एज के अंदर हमने देखा है कि चौसर ने इवन के एक बैगर जो है, गली में जो घूमने वाला बैगर है, उसके बारे में भी लिखा है, यानी कि हर आम इंसान के बारे में उसने लिखा है। यानी कि उसने ये जो ट्रेंड था जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, उसको तब्दील किया है। उसके बाद जब रेनेसां आया है, ये दौर आया है, तो वो ट्रेंड और तब्दील हो गया है, उसके अंदर और तब्दीलियाँ आई हैं, यानी कि लिटरेचर और तब्दील हो गया है। तो इस दौर के अंदर इंसान ने अपने आप को पहचाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी तब्दीली थी। इन दिस एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ ह्यूमनिज्म इंस्टेड ऑफ गॉड, यानी कि लोगों ने खुदा से हट कर, ग्रैंड नैरेटिव से हट के इंसान ने अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दी है। उसके बाद द सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज डिस्कवरी ऑफ द एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड द सिग्निफिकेंस फॉर मैन, यानी कि इंसानियत की अहमियत के बारे में ज़्यादा रुझान था। बट मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस वाज दैट द राइटर्स बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले की है। In medieval morality play, the characters are mostly personification, friendship, charity, sloth, weakness, and like as. But during Elizabethan period, due to influence of humanism, the emphasis was laid on the qualities which distinguish more one human being from another. In तीसरा नंबर पर वो कहता है, इन इंग्लैंड देयर वाज एन इम्पोर्टेंट चेंज इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज दैट व्हेन किंग हेनरी 8th मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिंगिंग चर्च एंड स्टेट टुगेदर।
ठीक है, यानी कि उसका मकसद ये था कि स्टेट और चर्च को मिलाया जाए। ये हेनरी एट्थ इसका यानी इसकी ख्वाहिश थी, और ये 1529 से 1539 की बात है। ही कट ऑल contact with the Catholic Church and the Pope in the Rome, part of the reaction against the Catholic Church in many parts of Europe. Protestantism became more and more important and gave a whole new vision of man's relation with God. The king or queen became the human being on earth who was closest to the God. उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ जो कि इस दौर को हमेशा नुमाया मकाम देती है, वो चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, यानी इस दौर के अंदर जो पहले चीज़ें मौजूद नहीं थी वो कैसे डिस्कवर हुई हैं और वो कौन कौन सी हैं। अब देखते हैं। नंबर 1, प्रिंटिंग प्रेस। आप देखें मिडल इंग्लिश पीरियड के अंदर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, और जो उनकी ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसको डार्क एज इसीलिए कहा जाता है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपने वर्क को पब्लिश कर सके और उनको फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सके। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई है तो जो राइटर थे उन्होंने अपने वर्क को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव किया है। ठीक है, यानी कि उस दौर के अंदर वो सिर्फ उनके पास ओरल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, वो चीज़ को याद करके लोगों को बताते थे, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई है तो लोगों ने अपने वर्क को पब्लिश किया है। प्रिंटिंग प्रेस, वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ दिस एज इज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहानिस गुटेनबर्ग इन 14th सेंचुरी इन जर्मनी। तो ये जर्मनी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, और जो जिसने इस चीज़ को प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया था उसका नाम था जोहानिस गुटेनबर्ग। एंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ये 1476 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय विलियम कॉक्सटन। और जिस आदमी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लैंड के अंदर उसका नाम था विलियम कॉक्सटन। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका कब डिस्कवर हुआ था? कोलंबस was Italian person who discovered America in 1492 AD। और ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs भी है कि अमेरिका कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, और जिसने डिस्कवर किया था वो कहाँ से बिलोंग करता था। तो कोलंबस वो आदमी था जो कि इटालियन से बिलोंग करता था, इटालियन पर्सन था, और उसने 1492 AD के अंदर अमेरिका को डिस्कवर किया था। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वास्को डी गामा वाज अ पुर्तगीज पर्सन हु डिस्कवर इंडिया इन 1498। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है कि इंडिया कब डिस्कवर होता है। ये 1498 की बात है, और इसको डिस्कवर करने वाला आदमी वास्को डी गामा। उसके बाद सोलर सिस्टम भी इसी दौर के अंदर डिस्कवर हुआ। Copernicus was a person who invented solar system and prepared by the way of Galileo। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस दौर की डिस्कवरी थी, इन्वेंशन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन से राइटर्स थे जो एलिजाबेथन एज, शेक्सपियरियन एज और रेनेसां एज से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन शेक्सपियर है, राइटर एंड पोएट ऑफ दिस पीरियड। फर्स्ट वन पे शेक्सपियर, ही वाज born in 1564 and died in 1616। His main works is Othello, Macbeth, Hamlet, Julia and Caesar। उसके बाद जोहन मिल्टन है, वो 1608 के अंदर पैदा हुआ और 1674 के अंदर उसकी डेथ होती है। ही मैरिड 3rd टाइम। His main work is Paradise Lost। According to him, Saturn was a hero। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्रिस्टोफर मार्लो, ये 1564 के अंदर पैदा होता है और 1593 के अंदर इसकी डेथ होती है। His main work is डॉक्टर फास्टस। उसके बाद टम्बरलैंड और जी ऑफ माल्टा। उसके बाद फ्रांसिस बेकन 1561 और 1626। His main work is बेकन एसिड। उसके बाद हॉस्टेज टू द 14 and the histories of life and death। उसके बाद एडमंड स्पेंसर
ये 1552 के अंदर पैदा होता है और 1599 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द फेरी क्वीन। उसके बाद सर थॉमस मॉरे, मेजर वर्क इसका जो है सर थॉमस मॉरे 1478 के अंदर पैदा होता है और 1535 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो है यूटोपिया, अ बुक अबाउट आइडियल सेंचुरी दैट वाज फ्री फ्रॉम वॉर, इनजस्टिस एंड पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। उसके बाद जोहन डन, जोहन डन ये पैदा हो रहा है 1572 के अंदर और इसकी डेथ होती है 1631 के अंदर। हिज मेन वर्क इज ग्लिवर ट्रेवल्स, द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ टब और जर्नल्स टू स्टिल। और एक और भी है जॉनथन स्विफ्ट, वो भी इसी दौर के अंदर पैदा हुआ था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक द रेनेसां पीरियड, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, एलिजाबेथन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1500 से लेकर 1600 एडी है। तो ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये वो दौर है कि जिस दौर के अंदर इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ठीक है, अमेरिका डिस्कवर हुआ है, उसके बाद इंडिया डिस्कवर हुआ है। ठीक है, उसके बाद सोलर सिस्टम भी इसी दौर के अंदर ईजाद किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी इसी दौर के अंदर की है। तो ये जो पीरियड है ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर एक नुमाया मकाम रखता है। थैंक यू वेरी मच।